जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का दंडी द रेगुलर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे परीक्षा के अंदर तो प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उस टॉपिक से संबंधित जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो भी बातें होती हैं उन बातों के बारे में हमको पता होना चाहिए। और उस टॉपिक का नाम है इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑफ पोलिनेटर्स। ठीक है ना। यहाँ पोलिनेटर्स यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आया है, इस टर्म पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा और प्रॉपर इसके नोट्स बनाते हुए चलेगा। और जो भी आपको इसके अंदर टेक्निकल टर्म दिखाई दे उनको एक साइड में नोट कर लीजिएगा और उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑफ पोलिनेटर्स। ठीक है ना। अब ये पोलिनेटर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो थोड़ी देर हम बाद में देखेंगे, लेकिन पोलिनेटर्स को समझने से पहले हमें एक दूसरा टर्म समझना पड़ेगा और उस टर्म का नाम है पोलिनेशन। ठीक है ना। जिसको हम हिंदी के अंदर परागण के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है? परागण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको हम हिंदी में परागण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं इसको? हम परागण के नाम से इसको जानते हैं। तो परागण किसे कहते हैं? तो जो भी हमारे पोलेन होते हैं, जो हमारे पोलेन होते हैं, जो पुष्प के अंदर जो पोलेन होते हैं, इन पोलेन का जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, जो पोलेन होते हैं उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? उस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? पोलिनेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि परागण के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से सुनना परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? तो पराग कणों का, पोलेन का अर्थ क्या होता है? पराग कण। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को पोलिनेशन या फिर परागण के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। अब ये जो पोलेन थे वो वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, लेकिन जो ये वर्तिकाग्र होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो पोलेन होते हैं वो किसी न किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और उसी माध्यम को किस नाम से जाना जाता है? तो पोलिनेटर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पोलिनेटर्स क्या हो जाएंगे? पोलिनेटर्स क्या हो जाएगा? ये जो पोलेन थे, ये पोलेन जिस माध्यम से पहुंचते हैं, वो अब माध्यम अलग अलग हो सकता है। ये जो पोलेन होते हैं जिस माध्यम से पहुंचते हैं उस माध्यम को किस नाम से जाना जाता है? पोलिनेटर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोलिनेटर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पोलिनेटर्स जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं और उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, पोलिनेटर्स की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग होता है उस माध्यम को हम पोलिनेटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? पोलिनेटर्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो पोलिनेटर्स जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें, ये जो पोलिनेटर्स जो होते हैं साथियों कई प्रकार के होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है हवा के द्वारा हो सकता है। ये जो परागण होते हैं ये वर्तिकाग्र तक हवा के द्वारा पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें कीटों के द्वारा पहुंच सकते हैं। किनके द्वारा? कीटों के द्वारा पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें ये जल के द्वारा पहुंच सकते हैं। किनके द्वारा पहुंच सकते हैं? जल के द्वारा पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार ये पक्षियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, पक्षियों द्वारा ये पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें ये पहुंच सकते हैं हमारे जंतु के माध्यम से पहुंच सकते हैं, किसी भी जंतु द्वारा ये पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें, इसी प्रकार यदि हम बात करें कोई भी हमारी मशीनरी जो होती है, हालांकि मशीनों के द्वारा कम ही होता है ये पोलिनेशन, लेकिन मशीनरी द्वारा भी क्या हो सकता है? जो परागण जो होते हैं वो पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। और ये मशीनरी द्वारा जो पहुंचता है ये एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही पहुंचता है। यानी कि हम बात करें अगर हमारा कोई भी हमारा फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस पर हमने कोई भी किचन गार्डन लगा रखा है, किसी भी प्रकार का हम कल्टीवेशन छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है मशीनों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? पोलेन को जो होते हैं उनको हम वर्तिकाग्र तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सभी के सभी माध्यम होता है और इन्हीं माध्यम में से हमको एक एक करके इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर हमको ये जो 6 माध्यम लिखे हुए हैं उन 6 माध्यम में से हमको कौन सा पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है कीटों द्वारा, यानी कि कीटों के द्वारा जो पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। उनके लिए कौन कौन से कीट जरूरी होते हैं उन कीटों के बारे में हमको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करनी है। ठीक है ना। तो पोलिनेटर्स किसे कहते हैं? वह माध्यम जिससे जो पोलेन होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उस माध्यम को क्या कहा जाता है? उस माध्यम को पोलिनेटर्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अब पोलिनेटर्स से संबंधित एक और टर्म आता है जो इसी के हूबहू मिलता जुलता होता है और उसका नाम होता है पोलिनाइजर। क्या होता है? क्या होता है? पोलिनाइजर्स।
ठीक है ना। ये दोनों टर्म हो सकता है एग्जाम के अंदर न्यू टाइप में पूछ ली जाएगी। पोलिनाइजर्स क्या होता है, पोलिनेटर्स क्या होता है। तो पोलिनेटर्स तो मैंने बता दिया क्या होता है, अल्टीमेटली वन वर्ड में पूछा जाए क्या होता है, तो एक माध्यम होता है परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का। अब वो आपके सामने लिखे हुए कि कौन कौन सा माध्यम होता है, ठीक है ना। लेकिन पोलिनाइजर्स क्या होता है, तो पोलिनाइजर्स क्या होता है, ये एक हम कह सकते हैं एक वृक्ष होते हैं। ये क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। अब ये कैसे वृक्ष होते हैं, तो पोलिनाइजर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसे वृक्ष जो क्या करें, जो नर भाग होता है पौधे का, उसकी यदि कमी हो जाती है तो उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, खेतों के अंदर नर भाग वाले पौधे लगाते हैं। और ऐसे वृक्षों को हम किस नाम से जानते हैं, पोलिनाइजर्स के नाम से जानते हैं। और जनरली पोलिनाइजर जो होते हैं वो किन पौधों के लिए अपनाया जाता है, जो पौधे एकलिंगी जो होते हैं, एकलिंगी पौधों के लिए इनको अपनाया जाता है, ठीक है ना। किन के लिए अपनाया जाता है, जो एकलिंगी पौधे होते हैं उनके लिए हम नर भाग की पूर्ति करने के लिए कौन से पौधे लगाते हैं, पोलिनाइजर्स ट्री लगाते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे हम बात करें पपीता, खजूर हो गया, इनमें ये क्या होता है, एकलिंगी होते हैं, तो इनके अंदर नर भाग मादा भाग तो उपस्थित होता है लेकिन नर भाग नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बीच बीच में पोलिनाइजर्स ट्री लगा देते हैं या प्लांट लगा देते हैं, जिसकी वजह से नर भाग जो होते हैं उनको उपलब्ध हो जाते हैं। और नर भाग के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे पोलिन पाए जाते हैं। तो वो फिर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद में वो आसानी से फल का निर्माण करते हैं। उनके अंदर निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद में आगे फल का निर्माण होता है और फिर हमें अच्छा परिपक्व फल प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, कीटों के अंदर जो कीटों के द्वारा जो पोलिनेटर्स जो हो रहा है या परागण जो हो रहा है, इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। तो आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर देखते हैं साथियों, हमारा ये तीनों जो टेक्निकल टर्म थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम लोड कराते हैं, ठीक है ना। हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंट स्पीसीज ऑफ पोलिनेटर्स, ठीक है ना। माध्यम है, पोलिनेटर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, माध्यम होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करें तो हमारा एक माध्यम हमको पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है, और उस माध्यम का नाम हो जाएगा हमारे कीटों द्वारा। उस माध्यम का नाम है क्या, कीटों द्वारा परागण, कीटों द्वारा परागण। और जब कभी भी कीटों के माध्यम से परागण होता है तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म काम में लेते हैं, या फिर उसको हम इंग्लिश में एंटमोफिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंटमोफिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको, हम एंटमोफिली के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट टर्म है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि एंटमोफिली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एंटमोफिली का शाब्दिक अर्थ होता है जब परागण की जो क्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है, तो उस प्रोसेस को हम एंटमोफिली के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हिंदी में हम कीटों के द्वारा परागण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कीट कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कौन से ऐसे कीट होते हैं जो परागण के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले उनका एक नाम देखते हैं, उसके बाद में उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उनको हम अलग अलग पृथक रूप से उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो परागण कीटों के द्वारा बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे फेमस जो हमारे इंसेक्ट आता है, उस इंसेक्ट का नाम हो जाएगा मधुमक्खी। उस इंसेक्ट का नाम क्या हो जाएगा साथियों, मधुमक्खी। क्या हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, जिसको हम बीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, तो नंबर सेकंड आ जाएगा इसके अंदर फ्लाइज। क्या आ जाएगा, फ्लाइज, ठीक है ना। नंबर सेकंड फ्लाइज आएगा। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड पर क्या आ जाएगा, वास्प। क्या आ जाएगा, वास्प एक कीट का नाम होता है, ये याद रखिएगा। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर आ जाएगा यहाँ पर हमारे विविल। नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, विविल। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर आ जाएगा मोथ, जिसको हम सलभ के नाम से भी जानते हैं। नंबर 6 पर आ जाएगा हमारे यहाँ पर नंबर 6 पर आ जाएगा यहाँ पर हमारा बटरफ्लाई। कौन आ जाएगा, बटरफ्लाई, जिसको हम तितली के नाम से जानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 6 ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, पोलिनेशन का काम करते हैं, जो हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में पढ़ने से पहले हम एक वर्ल्ड का सिनेरियो देख लेते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर या फिर विश्व के अंदर जितने भी वनस्पति हैं, जितनी भी वेजिटेशन है, उन सभी के अंदर जो परागण की जो क्रिया होती है, उनमें जो परागण हो रहा है उनमें किसके माध्यम से वो परागण की क्रिया होती है। जैसे हम बात करें ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जितने भी वनस्पति है, वर्ल्ड के अंदर मान लेते हैं 100% हमारे पास में क्या है, वनस्पति उपलब्ध है। उसमें से लगभग 73% जो परागण की जो क्रिया होगी,
73% जो परागण की जो क्रिया होगी वो किसके माध्यम से होगी, मधुमक्खी के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी, मधुमक्खी के माध्यम से होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें जो हमारे फ्लाइज जो होती हैं उनकी बात करें, ये ओवरऑल विश्व में जितने भी वनस्पति होती हैं उनमें कितना परसेंट ये परागण करते हैं, तो लगभग 16% जो परागण की जो क्रिया होती है वो किनके द्वारा होती है, वो होती है हमारे फ्लाइज के द्वारा होती है। इसी प्रकार हम वास्प की बात करें, वास्प जो होता है ये कितना परसेंट परागण करता है, तो ये करता है 5% ये परागण करता है ओवरऑल विश्व के अंदर जितनी भी वनस्पतियां होती है। विविल की बात करें तो ये विविल कितना परसेंट करता है, तो ये भी कितना करता है, 5% ये क्या करता है, परागण की क्रिया करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ओवरऑल हम बात करें ये मोथ और जो बटरफ्लाई होते हैं ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, तो ये 4% के आसपास क्या करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये ओवरऑल वर्ल्ड का सिनेरियो है। वर्ल्ड के अंदर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में परागण जो होता है सभी वनस्पति में टोटल मिलाकर किसके द्वारा होता है, तो मधुमक्खी फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड किसकी होगी, तो वो हो जाएगी फ्लाइज की हो जाएगी, ठीक है ना। अभी अलग अलग प्रकार की फ्लाइज होती है उनके द्वारा ये कंडीशन होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ये ओवरऑल वर्ल्ड का सिनेरियो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। इसी के साथ में यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं मधुमक्खी, अब इनके बारे में हम सेपरेट अध्ययन करते हैं कि मधुमक्खी के द्वारा अल्टीमेटली जो 73% जो परागण होता है वो उसके अंदर जो मधुमक्खियां होती है वो कौन सी मधुमक्खी के द्वारा परागण अधिक होता है, कौन सा कम होता है, या फिर मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक परागण करती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। इनको हम मिटाते हैं। अब हम देखते हैं अल्टीमेटली जो मधुमक्खी जो होती है इसके द्वारा हमें पता चल गया कि वर्ल्ड के अंदर कितना परसेंट परागण होता है। वर्ल्ड के अंदर होता है ये लगभग 73% के आसपास क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ये हमने देख लिया वर्ल्ड का सिनेरियो, ठीक है ना। अब हम बात करें मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खियों की जो प्रजातियां होती है साथियों वो विश्व में 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पे जो मैं मधुमक्खी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं दी होगी आपको। तो जो मधुमक्खियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, या फिर जो मधुमक्खी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो मधुमक्खी केवल आपने केवल एक ही प्रकार की पढ़ी होगी और वो हो जाएगी हमारे सोशल भी होती है, ठीक है ना। तो बात करें ये जो मधुमक्खी जो होती है ये साथियों 2 प्रकार की होती है। ये जो मधुमक्खी जो होती है ये कितने प्रकार की होती है साथियों, मधुमक्खी जो होती है वो कितने 2 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो होती है हमारे सोशल बीज, एक तो होती है कौन सी, हमारे सोशल बीज, ठीक है ना। जो हम हर बार जो मधुमक्खियों के बारे में पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, सामाजिक मधुमक्खी होती है, ठीक है ना। और दूसरी जो होती है वो होती है हमारे नॉन सोशल बीज, ठीक है ना। नॉन सोशल बीज जो हम जिन मधुमक्खियों के बारे में पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, सोशल होती है, यानी कि इनसे हमें कोई ना कोई लाभ प्राप्त होता है तो उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अल्टीमेटली हमें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देती है लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो जो मधुमक्खियां जो होती है वो पूरे विश्व में कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है सामाजिक और दूसरा होता है असामाजिक, जो समाज के रूप में नहीं रहती है, ठीक है ना। सामाजिक मधुमक्खी कौन सी होती है, तो ऐसी मधुमक्खी या फिर हम ऐसा जीव की बात करें जिसकी कई सारी प्रजातियां होती है या फिर परिवार के सदस्य के रूप में वो रहते हैं, उन्हें हम सामाजिक जीव के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें तो जो हमारी मधुमक्खी होती है वो एक सामाजिक कीट होता है जिसके अंदर उसके खुद का राजा होता है, खुद की रानी होती है, इसी के अलावा उसके खुद के राजकुमार ये सब होते हैं, श्रमिक होते हैं, तो वो सब होते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, हम एक सामाजिक या समाज के रूप में वो रहते हैं, इसलिए उनको सामाजिक जीव के नाम से जानते हैं। तो हमारा मधुमक्खी कैसा होता है, सामाजिक कीट होता है, ठीक है ना। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं तो जो सोशल बीज और जो नॉन सोशल बीज जो होती हैं इनके कुछ स्पीसीज के नाम हमें याद रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, जो हमें याद रखने हैं। सामाजिक मधुमक्खी की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी हो जाएगी, तो इसके अंदर हमारे सारे एपिस स्पीसीज से संबंधित जो भी हमारे मधुमक्खियां हो जाएगी वो सारी कैसी होती है, सामाजिक। जैसे हम बात करें एपिस इंडिका हो गई, एपिस डोर्साटा हो गया, एपिस मेलिफेरा हो गया, एपिस मेलिपोना हो गया, ये जितने भी स्पीसीज होती है वो सब कैसी होती है, सामाजिक मधुमक्खी होती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन जो फोकस है वो किस पे है, नॉन सोशल जो बीज होती हैं उस पे है। तो इसके अंदर हमें 3 प्रजातियों के नाम याद रखने हैं। इसके अंदर हमें 3 प्रजातियों के नाम याद रखने हैं। पहला हो जाएगा इसके अंदर, पहली जो प्रजाति का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ओस्मिया स्पीसीज। पहली जो प्रजाति हो जाएगी साथियों वो कौन सी हो जाएगी, ओस्मिया स्पीसीज। ये एक मधुमक्खी का नाम है, ठीक है ना, ओस्मिया स्पीसीज। दूसरी हो जाएगी इसके अंदर हमारे नोमिया, दूसरी जो स्पीसीज हो जाएगी वो हो जाएगी नोमिया स्पीसीज, ठीक है। दूसरी कौन सी हो जाएगी, नोमिया स्पीसीज। और तीसरी हो जाएगी हमारे एंड्रीना
तीसरी जो स्पीसीज हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एंडीना स्पीसीज। ठीक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हो सकता है एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाएगी निम्न में से कौन सी सोशल बी है और कौन सी नॉन सोशल बी है। तो ये याद रखिएगा, ओस्मिया, नोमिया और एंडीना, ये तीनों जो होती है वो हमारे नॉन सोशल बी के रूप में इसको काउंट किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल ये एपिस स्पीसीज और सारी की सारी नॉन सोशल स्पीसीज जो होती है ये हमारे क्या करती हैं, ओवरऑल पूरे विश्व के अंदर लगभग 73% ये क्या करती हैं, पॉलिनेशन का काम करती है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जो सोशल बी होती है उसके अंदर एक ऐसी स्पीसीज आती है जो ओवरऑल पूरे विश्व का लगभग जो 73 हो रहा है। अब 73 में भी लगभग 80 से लेकर 85% जो होता है पॉलिनेशन वो एक स्पीसीज के द्वारा किया जाता है, वो हमें याद रखना। ठीक है ना, तो इसी के अंदर एक स्पीसीज आती है और उस स्पीसीज का नाम हो जाएगा एपिस डोरसाटा। क्या हो जाएगा, उस मधुमक्खी का नाम हो जाएगा एपिस डोरसाटा। और ये जो मधुमक्खी होती हैं ये लगभग पूरे विश्व का 80% जो परागण होता है वो कौन करता है, एपिस डोरसाटा मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो हमें ध्यान रखना। ठीक है ना, उम्मीद है यहाँ तक आपको जो जानकारी मैंने बताई वो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जो ये मधुमक्खी जो होती है, जो बीज जो होती हैं, इससे कई सारे हमें बेनिफिट मिलते हैं। उसमें जो सबसे इनडायरेक्ट जो हमें बेनिफिट मिलता है वो होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हालांकि जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं यानी कि संकर बीज का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक का उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करें समूह चयन हो गया या फिर हम बात करें प्योर लाइन सिलेक्शन हो गया, इन सब का उपयोग करके हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है जिसका उपयोग करके हम प्राकृतिक रूप से हाइब्रिड सीड का उपयोग उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो किन किन फसलों के अंदर हम इनका उपयोग करके हाइब्रिड सीड का उत्पादन करते हैं, तो उनके 2-3 फसलों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मधुमक्खी से जो हमें लाभ जो होता है, हालांकि इसके कई सारे बेनिफिट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है हमारे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। कौन आता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आता है। जैसे हम बात करें कुछ स्पीसीज के नाम याद रखिएगा, जैसे हम बात करें सरसों हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें कपास हो गया, इसी प्रकार हम बात करें अरहर हो गया, ठीक है ना, आदि। ये जो फसलें हैं इन फसलों में हम अगर हमें संकर बीज का उत्पादन करना है तो हम मधुमक्खी की सहायता से भी संकर बीज का उत्पादन कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इसी के साथ में हमारे मधुमक्खी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है ना, ये होती है हमारी इसकी तथ्यात्मक जानकारी। अब इसके अलावा मधुमक्खी से संबंधित आपको 2 तथ्यात्मक जानकारी और याद रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और उसको नोट डाल के लिखना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको फटाफट से उतारिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो मधुमक्खी से जो संबंधित जो अगली जानकारी आएगी उसको नोट लगा के लिखना जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मधुमक्खी के यहां पर नोट लगा के लिखना। ठीक है ना, मधुमक्खी के लिए नोट लगा के लिखना। इसके लिए मधुमक्खी से संबंधित एक कथन आता है, वो कथन हमें याद रखना। ठीक है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मधुमक्खी के लिए कथन आता है, और ये जो कथन है ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन जो था वो किसके द्वारा कहा गया था, तो वो कहा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है ना, अब ये कथन क्या था तो वो ध्यान से सुनिएगा। इनके द्वारा जो कथन कहा गया था वो कथन था कि वर्ल्ड विदाउट बीज। क्या कथन कहा था उन्होंने, कथन कहा था वर्ल्ड विदाउट बीज, यानी कि मधुमक्खी के बिना जो विश्व है वो अधूरा है। क्या है, मधुमक्खी के बिना विश्व अधूरा है। ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था हमारे सर अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था, जो हमें याद रखना। ठीक है ना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड विदाउट बीज जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन कहा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। ये हमें याद रखना। ठीक है ना, अब इन्होंने तो ये कथन कह दिया, लेकिन इस कथन को कहने के पीछे इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। वो उद्देश्य क्या है वो हमें याद रखना है। तो हम बात करते हैं इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कथन का मुख्य एम क्या है। ठीक है ना, इस कथन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इन्होंने ये कहा था कि अगर हम बात करें मधुमक्खियां जो होती हैं वो किसी कारणवश से पृथ्वी से पूरी की पूरी तरह से विलुप्त हो जाए या फिर गायब हो जाए या फिर संकटग्रस्त स्थिति में चली जाए, जो मैं
उद्देश्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मान लेते हैं पूरी पृथ्वी से जो मधुमक्खी है वो अगर पूरी तरह से विलुप्त हो जाए या फिर संकटग्रस्त स्थिति में चली जाए, तो उसके बाद में जो मनुष्य की जो लाइफ साइकिल है या फिर जो मनुष्य के जो जीवन रहने की जो दर है वो 4 साल तक रहेगी। उसके बाद में मनुष्य स्वतः से ही खत्म होता चला जाएगा, यानी कि वो 4 साल बाद में वो मर जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा था, जो मनुष्य की जो अगर इन्होंने कहा था अगर जो मधुमक्खी जो होती है वो क्या होता है, गायब हो जाती है। मधुमक्खी यदि क्या हो जाए, गायब हो जाए या फिर संकटग्रस्त स्थिति में चली जाए, संकटग्रस्त स्थिति में चली जाए, तो जो मानव जो है, या फिर हम मानव की बात नहीं करते, यहां पर हम बात करें जीव, ठीक है ना। जीव के अंदर हमारे पेड़ पौधे आ गए, मनुष्य आ गए और सूक्ष्म जीव आ गए, ठीक है ना। जीव जो है वो क्या हो जाएगा, 4 साल में मर जाएगा, 4 साल में मर जाएगा, 4 साल में मर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 साल में ये स्वर्गवास हो जाएगा, यानी 4 साल के बाद में पूरी की जो पूरी पृथ्वी है वो मानव रहित हो जाएगी, पेड़ पौधे रहित हो जाएगी, सूक्ष्म जीव रहित हो जाएगी। ये जो कथन था वो किसका था, अल्बर्ट आइंस्टीन का था, ठीक है ना। तो उसके बाद में इन्होंने ये सारा इसकी थ्योरी हो गई। इसके बाद में कहा था इन्होंने, इसके बाद में क्या होता है, तो ये इन्होंने बताया था। तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, तो इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा नो मोर प्लांट, यानी कि इसका अगर ये सारी चीज हो जाती है, मधुमक्खी अगर गायब हो जाती है, तो उसके बाद में पूरा ओवरऑल वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका पहला इफेक्ट पड़ेगा कि पूरी पृथ्वी से सारे के सारे जो पेड़ पौधे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएगा। दूसरा साइड इफेक्ट पड़ेगा इसका नो मोर मैन, यानी कि जो भी मनुष्य होगा वो स्वतः से समाप्त हो जाएगा 4 साल बाद में। तीसरा साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो नो मोर ग्रोथ, किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो ये 3 कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये 3 कथन कहा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो पहला उद्देश्य यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा कथन कहा था मधुमक्खी के लिए, इन्होंने कहा था वर्ल्ड विदाउट बीज, यानी कि मधुमक्खी के बिना पूरा का पूरा संसार है जो अधूरा है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कथन है जो हमें याद रखना। इसी के साथ में इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ साथियों हमारा जो मधुमक्खी से संबंधित जो पहला जो स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखिएगा। जो दूसरा जो हमारे स्टेटमेंट आता है मधुमक्खी से संबंधित, जो मधुमक्खी जो होती है वो अल्टीमेटली क्या करती है, पॉलिनेशन का काम करती है। तो और पॉलिनेशन के अंदर जो परागण जो होते हैं वो कहां पर रहते हैं, हमारे फूलों के अंदर रहते हैं। तो मधुमक्खी जो होती है वो किन फूलों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो मधुमक्खी जो होती है वो मुख्य रूप से जो हमारे येलो, एक तो हमारे येलो कलर जो होता है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है, और दूसरा जो हमारा जो ब्लू कलर के जो फ्लावर होते हैं, ब्लू कलर के जो फ्लावर होते हैं उनकी तरफ ये ज्यादा आकर्षित होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था मधुमक्खियों के लिए, तो कहा था कि वर्ल्ड विदाउट बी, ठीक है ना। तो मधुमक्खी अगर गायब हो जाती है तो उसके बाद में मनुष्य की जो लाइफ स्पैन होती है वो अधिकतम 4 साल तक रहेगी, उसके बाद में वो धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसके बाद में क्या साइड इफेक्ट बनते हैं, तो पहला तो बनता है हमारे नो मोर प्लांट, यानी कि पौधे जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, नो मोर मैन, यानी कि कोई भी मनुष्य नहीं बचेगा। दूसरा हो जाएगा किसी भी प्रकार की पृथ्वी के अंदर कोई भी गति नहीं होगी, वो सारी जो गतिविधि होगी वो जीवों के अंदर जो होती है वो सभी की सभी यहाँ पर रुक जाएगी। ये स्टेटमेंट है जो हमें याद रखना, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अगला जो हमारा पॉलिनेटर्स का जो टाइप आता है इंसेक्ट के अंदर, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला जो हमारा नया जो पॉलिनेटर्स का टाइप आता है वो हो जाएगा हमारे वास्प। कौन सा हो जाएगा, वास्प, ठीक है ना। नंबर 2 पर जो आता है उसका नाम हो जाएगा वास्प। क्या नाम हो जाएगा, वास्प, ठीक है ना। ये वास्प की बात करते हैं। ये जो वास्प होता है ये मुख्य रूप से किन क्षेत्र के अंदर, किन रीजन के अंदर, किन रीजन या फिर किन क्षेत्र के अंदर ये पॉलिनेशन का काम करता है, वो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, ठीक है ना। जो वास्प जो होता है ये किन क्षेत्रों के अंदर परागण का काम करता है, तो याद रखिएगा जो हमारे जितने भी ट्रॉपिकल
जितने भी ट्रॉपिकल रीजन के जो जितने भी प्लांट होते हैं या फिर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारी स्पीसीज होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाई जाने वाली जितने भी हमारी स्पीसीज होती हैं, उन सभी के अंदर जो परागण की जो क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? वाष्प के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? वाष्प के माध्यम से होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और यदि हम बात करें ये कितना परसेंट करती है, तो ये लगभग 5% के आसपास पॉलिनेशन का काम करती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ट्रॉपिकल के अंदर जो स्पीसीज होती हैं उनकी एक संख्या दे रखी है, उन संख्याओं के अंदर ये क्या करती है? पॉलिनेशन का काम करती है। तो जो वाष्प होती है इसके द्वारा लगभग जो ट्रॉपिकल रीजन होता है इसके अंदर जो स्पीसीज होती है वो लगभग 750 तरह की जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं उनके अंदर ये पॉलिनेशन का काम करती हैं, ये याद रखिएगा। कौन करता है? तो वाष्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक एग्जांपल याद रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। और उसका नाम हो जाएगा फिग। क्या हो जाएगा? फिग, जिसको हम हिंदी में अंजीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? उसको हम हिंदी में अंजीर के नाम से जानते हैं। फिग या फिर जो अंजीर होता है इसके अंदर जो परागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वाष्प के द्वारा होती है। इसी कारण से इसको हम संयुक्त रूप से फिग वाष्प के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिग वाष्प के नाम से इसको जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है? कॉमन रूप से फिग वाष्प के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो फिग वाष्प के बीच में एक संबंध पाया जाता है, रिलेशन पाया जाता है। कौन सा संबंध होता है? तो उस संबंध का नाम हो जाएगा सहजीवी संबंध। कौन सा संबंध हो जाएगा इसके अंदर? सहजीवी संबंध। कौन सा संबंध हो जाएगा? सहजीवी संबंध, जिसको हम सिम्बायोसिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसी का दूसरा नाम होता है म्यूचुअलिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्रश्न ये भी आता है कि ऐसा कौन सा कीट है जो हमारे लाभदायक कीट की श्रेणी में उसको इंक्लूड किया जाता है और उसके अंदर सहजीवी संबंध पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? फिग वाष्प। यानी कि ऐसा संबंध जिसके दोनों का लाभ होता है उसे हम सहजीवी संबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमें याद रखना। इसी के साथ में हमारे जो वाष्प होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला जो हमारा पॉलिनेटर्स का जो टाइप आता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारे पॉलिनेटर्स का जो टाइप आता है उसका नाम हो जाएगा हमारे फ्लाई, ठीक है ना। कौन आ जाएगा? नंबर 3 पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? फ्लाइज, ठीक है ना। फ्लाई की बात करें तो इसके अंदर एक याद रखना है, हाउस फ्लाई। क्या हो जाएगा? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या नाम हो जाएगा? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो होती है इसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसका नाम याद रखना, आम। आम के अंदर जो परागण की जो क्रिया होती है, आम के अंदर जो परागण की जो क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो वो हाउस फ्लाई है, जिसको हम घरेलू मक्खी के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा ये फुलफिल होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। और ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो इसके द्वारा कितना होता है? लगभग 16% के आसपास जो पॉलिनेशन होता है वो फ्लाई के माध्यम से होता है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर हो जाएगा हमारे बटरफ्लाई। कौन सा फ्लाई आ जाएगा? बटरफ्लाई। क्या आ जाएगा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की यहाँ पर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है वो क्या आता है? बटरफ्लाई जो होती है वो किन पुष्प की तरफ आकर्षित होती है? किन पुष्पों की ओर आकर्षित होती है? तो उसका याद रखिएगा, ये जो होती है बटरफ्लाई, एक तो हो जाएगा हमारे लाल रंग के जो पुष्प होते हैं उनकी तरफ, और एक हो जाएगा हमारे नारंगी रंग के जो पुष्प होते हैं, जो ऑरेंज कलर के जो पुष्प होते हैं उनकी तरफ ये ज्यादा आकर्षित होती है। जैसा हम बात करें गुलाब हो गया या फिर हमारा जो गेंदा होता है, उनके जो पुष्प होते हैं वो लाल रंग के और नारंगी रंग के होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी तरफ जो पोलिनेटर जो होंगे वो परागण को जो आकर्षित करेंगे वो कौन हो जाएगा? हमारे बटरफ्लाई हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नंबर 5 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे मौत। कौन हो जाएगा? मौत हो जाएगा। मौत की याद रखे, मौत के बारे में याद रखिएगा, ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर 4% योगदान देता है पॉलिनेशन के अंदर, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पर आता है हमारा, इसके अंदर 6 नंबर पर आता है हमारे विविल। कौन आता है? विविल। ये जो विविल होता है ये किसके अंदर परागण करता है? तो ये करता है ऑयल पाम के अंदर। ऑयल पाम के अंदर जो परागण होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो विविल्स के माध्यम से होता है, ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 6 ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पोलिनेटर्स की श्रेणी के अंदर आते हैं और उस श्रेणी को हम किस नाम से जानते हैं? एंटोमोफिली के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है।
आज का जो सेशन था इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पोलिनेटर्स था उसका नाम हो जाएगा मधुमक्खी, और मधुमक्खी से संबंधित जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो भी जानकारी थी वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है, और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि पोलिनेटर्स के अंदर मधुमक्खी का क्या महत्व होता है, और उसका वर्तमान परिदृश्य को लिखते हुए भविष्य की बारे में उसकी विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा कर पूछा जा सकता है, तो हर तरह से आप तैयार रहिएगा। इसी के साथ में हम मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।